हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आपसे डेली कहती हूँ कि जिसने भी अभी तक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF आपको यहाँ मिल जाएगी, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, आपको ज्वाइन करने से ये चैनल और भी एक फ़ायदा होने वाला है, वो ये है कि यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं। दिन भर में मुझे लगता है करीब 30-40 क्वेश्चन तो आपकी प्रैक्टिस हो ही जाती होगी इससे। तो जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा है। और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपके लिए उससे क्या होगा, आप ही को फ़ायदा है, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा टाइम टू टाइम जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। ख्वाब देखने से थोड़े ना मंजिल मिल जाएगी। ख्वाब तो बहुत लोग देखते हैं कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, तो उससे नहीं बड़े होंगे, बल्कि हमें क्या करना है, हमें उस पर अड़ जाना है कि नहीं, अगर मैंने ख्वाब देखा है तो हमें इसको पूरा करना ही है। क्योंकि ख्वाब देखने और उसको पूरा करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बस लगे रहिए, अगर ख्वाब देखे हैं तो पूरा करने की भी हिम्मत हमारे अंदर है। बस क्या करना है, हमें उस पर डटे रहना है, लगे रहना है अपनी जिद पर, जब तक हमें मंजिल मिल नहीं जाती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो वो कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जो है ये दूसरी बार लगातार क्या है, इस पर टॉप पर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 2020 में भी ये क्या था, शीर्ष स्थान पर ही था। ये तो फर्स्ट पे है। अगर सेकंड पे पूछ ले कि सेकंड पे फिर कौन है, अगर आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है तो सेकंड पे है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, एंड थर्ड पर कौन है, ओडिशा। ओडिशा थर्ड पर कौन है, ओडिशा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो क्लियर होना चाहिए। आंध्रा, पश्चिम बंगाल, थर्ड आपका ओडिशा, फोर्थ भी बता दे रहे हैं कौन है, वो गुजरात है। क्लियर। और जो इसका आंध्र प्रदेश का जो पड़ोसी है, कौन है पड़ोसी, तेलंगाना। तो तेलंगाना किस उस पर आया है रैंक पर, वो है 6th। वो किस रैंक पर है, 6th। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें होता क्या है देख लेते हैं कि इसमें जो 2021 के लिए स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया, तो इसमें ये तो नई दिल्ली के में इसको किया गया। और इसके लिए जो स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, इस ग्रुप ने, किस ग्रुप ने, स्कॉच ग्रुप ने। ये स्कॉच स्टेट जो है, ये जो रैंकिंग जारी करता वो कौन, स्कॉच ग्रुप है, वो जारी करता है, नई दिल्ली में जारी करता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं, उनको राज्य के स्तर पर, जिला और ईमेल आर्टिकल, प्रिंट आर्टिकल, म्यूनिसिपल स्तर पर विभिन्न परियोजनाएं, जो जितनी भी परियोजनाएं होती हैं वो उसमें कितना अपना प्रदर्शन किए, क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है, उसी के अनुसार क्या किया जाता है, इनको रैंकिंग दी जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश 2020 और 2021 दोनों साल लगातार ये क्या है, टॉप पर बना हुआ है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आंध्र प्रदेश में देखें तो इसमें कुछ आपका नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य है, यहाँ पर यही एक परियोजना भी है। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जा रही है। चलिए देख लेते हैं कहाँ की जा रही है, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, स्वीकृति दे दी है। तो इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। तो इन्हीं के द्वारा इसमें क्या किया गया, ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी मतलब इसमें अध्यक्षता इन्होंने की और इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, गुजरात के जामनगर में की जा रही है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कहाँ की जा रही है, गुजरात के जामनगर में की जा रही है। और किसके, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दे दी है
और कौन से किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये मतलब इसको स्वीकृति दे दी गई, कहाँ स्थापित हो रहा है, तो गुजरात के जामनगर में। बट ये है क्या? ये है क्या? तो आपको तो क्लियर हो गया होगा कि क्या है। WHO एक तो पहली चीज़ दिया है, सेकंड क्या है? यहाँ मेडिसिन दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी मतलब चिकित्सा से ही संबंधित है। तो जो आयुष मंत्रालय है उसी के तहत स्थापित होने वाला ये है। किसके तहत? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय जो कि मैंने अपने लेक्चर में ये बता चुके हैं, 2-3 बार बता चुके हैं। आयुष में जैसे आयुर्वेदा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा, रिक्पा, होम्योपैथी, तो इसी को आयुष, तो इसी का एक मंत्रालय आयुष मंत्रालय। तो इसी के तहत स्थापित होने वाला WHO जो है वो किसके लिए? GCTM पारंपरिक दवाओं के लिए ये एक पहला और एकमात्र जो है क्या होगा? वैश्विक कार्यालय होगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें WHO की, क्या कहें, अगर हम WHO की बात करें, मतलब अगर सिंपल में कहा जाए तो परंपरागत तरीके को क्या करना है? बढ़ाना। आयुष को क्या करना है? बढ़ावा देना, उसमें गुणवत्ता सुधार करना है। तो ये आप एक शब्द में कह सकते हैं। तो WHO की स्थापना की बात करें तो ये 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948 में इसकी किसकी? WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्लियर। और WHO के महानिदेशक कौन है? तो बता दे रहे हैं, महानिदेशक जो हैं उनका नाम है डॉक्टर, एक मिनट रॉन्ग हो गया, टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस अदनोम। क्लियर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। ये देखिए, नहीं, थोड़ा इधर उधर हो गया इमेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? विश्व किडनी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देख लेते हैं। अब किडनी दिवस भी मनाया जाता है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो विश्व किडनी दिवस जो हर साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और ये जो मनाया गया इस बार, तो वो कब मनाया गया? 10 मार्च को मनाया गया। क्लियर हो गया होगा। तो ये है क्या? तो ये है कि जो हमारा किडनी है उसके महत्व के बारे में हमें क्या करना है? लोगों को जागरूक करना है। इसकी जागरूकता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। चलिए ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करें जो किडनी दिवस है, इसकी थीम भी कुछ होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या है थीम। वो है आपकी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। क्लियर। किडनी हेल्थ फॉर ऑल, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इतना तो क्लियर। अब बात करते हैं जो किडनी डे है, किडनी दिवस जो है, उसको मनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जो शुरुआत है वो की गई थी इंटरनेशनल, लिख दे रहे हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन, बाकी ऊपर लिख दे रहे हैं, फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के द्वारा। और पहली बार ये कब मनाया गया था? 2006 में, 2006 में पहली बार मनाया गया था। चलिए, अब ये किडनी की बात कर रहा है, तो चलिए किडनी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हम लोग जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो किडनी है, किडनी का अध्ययन क्या कहा जाता है? जब उसका अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था किसके द्वारा मनाया जाता है, तो उसी में वो वर्ड आया था जिसका क्या नाम था? नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। क्लियर हो गया होगा। अब ये तो क्लियर हो गया। अब ये बताइए किडनी का वर्क क्या होता है? किडनी का
ये क्या काम करता है, जो हमारे अंदर किडनी है उसका क्या काम है, तो उसका काम है रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण करना। क्लियर। अगर और किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, तो वो है नेफ्रॉन। वो क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और किडनी की जो पथरी होती है, किडनी की पथरी वो किस मतलब यौगिक के उससे बनती है, तो बता दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कि जो हमारा गुर्दा है, गुर्दे की जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट इस नाम का क्या है, नामक यौगिक के केलासीकरण होने से बनती है, केलासीकरण होने से बनती है। क्लियर। तो जो गुर्दे की पथरी है वो कैल्शियम ऑक्सलेट नाम के यौगिक के केलासीकरण होने से बनती है, यानी इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सलेट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और किडनी जब खराब हो जाती है तो वो किडनी के खराब होने पर जो मशीन यूज़ की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं वो है डायलिसिस। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस। उम्मीद है इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे आपको क्लियर अब हो गए होंगे। तो इसी बात पे क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और तुरंत लाइक कर दीजिए, और जो नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ये देखिए वर्ड किडनी डे, ये है किडनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला 100% स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है, तो ये कहाँ खोला गया, हैदराबाद। थोड़ा सा मिस हो गया है, ये इसका इमेज चली गई है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं बता दी हूँ, जब चैनल में शेयर किया जाएगा तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसकी इमेज वहाँ चली गई है। भारत का पहला 100% स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है, तो वो कहाँ खोला गया है, हैदराबाद में खोला गया है। चलिए ठीक है, हैदराबाद में खोला गया, देख लेते हैं। तो ये जो है भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला क्या है, औद्योगिक पार्क है, जो हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। तो तेलंगाना के जो उद्योग मंत्री हैं, तेलंगाना के उद्योग मंत्री, उनका क्या नाम है, केटी रामा राव। इन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो उद्घाटन किया गया, अब देख लेते हैं, एक अब वर्ड आएगा FLO, इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये जो FLO इंडस्ट्रियल पार्क है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, फिक्की, मतलब ये FLO यानी F से फिक्की, L से लेडीज़, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो FLO इंडस्ट्रियल पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO रखा गया है, और इसे तेलंगाना सरकार के सहयोग से क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। क्लियर हो गया होगा। और ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो अबाउट 50 एकड़ में क्या हुआ है, फैला हुआ है, और इसे बनाने में लगभग कितने की लागत, 250 करोड़ रुपए की क्या है, लागत आई है। तो चलिए, जब ये मैंने बताया कि FLO इंडस्ट्रियल पार्क का नाम अब FLO कर दिया गया है, मीन्स से फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है, तो ये है क्या, FLO यानी फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो ये जो है फिक्की, पहले फिक्की का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि फिक्की है क्या। तो फिक्की ये होता है, फिक्की की स्पेल जो है ये है FICCI, यानी कि F से फेडरेशन ऑफ इंडियन, C से चैम्बर्स, ऑफ C से कॉमर्स, एंड I से इंडस्ट्री, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसकी जो महिला विंग का नाम है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर। और फिक्की जो है ये क्या है, तो फिक्की जो भारत में फिक्की जो है ये वाणिज्य और उद्योग का क्या है, शीर्ष निकाय है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री और C से कॉमर्स, तो कॉमर्स और क्या है, इंडस्ट्री का क्या है, ये एक शीर्ष निकाय है। और 1983 में इस FLO की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसके सदस्य में कौन कौन शामिल होते हैं, कॉर्पोरेट अधिकारी होते हैं, पेशेवर, उद्यमी, ये सब शामिल होते हैं।
और FLO जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। बाकी इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो ये आपको इतनी सारे जो हैं याद रखने हैं। तो चलते हैं और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारा और क्वेश्चन क्या कह रहा है। और क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी, ये तो सबको पता होगा किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के। क्लियर। और मैंने इसमें बताया है कितने का निवेश किया गया, 250 करोड़। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अभी कल मैंने बताया था कि एक योजना स्टार्ट की गई है। कौन सी योजना? कौशल्य मातृत्व योजना। तो वो जो कौशल्य मातृत्व योजना थी वो किसके लिए स्टार्ट की गई थी और कहाँ स्टार्ट की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई थी। और किस लिए की गई थी? तो जो मतलब दूसरी संतान होगी वो भी कौन क्या होनी चाहिए, वो लड़की होनी चाहिए। तो उस पर क्या होगा, उसको 5000 रुपये दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। हैदराबाद में भी क्या हुआ था, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पक्का फंसने वाला है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है समानता का प्रतीक जो है किसका, संत रामानुजाचार्य जी की। ये हैदराबाद में स्थापित की गई है, 216 फीट की, जो कि क्या है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा और इसको इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 से 11 मार्च तक पूसा कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 9 से 11 मार्च है वहाँ पर क्या हुआ, पूसा अभी स्टार्ट कर दिया गया। टुडे इज़ 11 मार्च, तो आज उसका उद्घाटन मतलब वो समापन है। तो 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया गया कहाँ पर, नई दिल्ली में किया गया। क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं जब नई दिल्ली में किया गया। तो ये जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में ये क्या किया गया है, IARI। अब आप कहेंगे ये कौन सा टर्म आ गया IARI? तो IAR भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर, R से क्या होता है, रिसर्च यानी अनुसंधान, और I से इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो किसान कल्याण मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर थे उन्हीं के मार्गदर्शन में तो ये इसी के द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये आयोजित किया गया। और 3 दिन का ये मेला था जो कि ये किया गया। और उद्घाटन किसने किया था? जो राज्य मंत्री हैं, जिनका क्या नाम है, उनका क्या नाम था, क्या राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, उन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो मैंने बताया कि IARI इसी के द्वारा क्या किया गया, ये स्टार्ट किया गया। तो ये जो IARI इनके निदेशक कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। चलिए ये सब तो हो गया। मेन आते हैं हम लोग अपने टॉपिक, मतलब टॉपिक पर ही है। मेन जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो क्या है, थीम रखी गई थी। थीम क्या रखी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये रखी गई थी तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, फालतू में लिख रहा है। ये देखिए तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान, ये क्या है, थीम रखी गई थी। क्लियर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो हो गया। इस पर फोकस क्या किया गया? ये जो मेला आयोजित किया गया, पूसा कृषि विज्ञान मेला, तो इसमें मतलब क्या क्या किस पर फोकस किया गया? बहुत ज़्यादा। तो क्या किया गया? स्मार्ट खेती मॉडल, संरक्षित खेती, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक और वर्टिकल खेती, कृषि उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन पर, एग्री स्टार्टअप एंड किसान उत्पादक संगठन, जैविक तथा प्राकृतिक खेती। तो इन सब पर इस पर क्या किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया कि जो हम कैसे करेंगे, स्मार्ट कृषि करेंगे, जैविक खेती को बढ़ावा दी जाएगी, परंपरागत खेती को बढ़ावा दी जाएगी। तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। तो ये आपको पूरा क्लियर अब हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है? तो वो कौन है? ओडिशा। सबसे ऊपर कौन है? ओडिशा जो है पूर्ण टीकाकरण कवरेज में राष्ट्रीय स्तर पर सूची में टॉप पर है। तो ये किसके अनुसार डेटा मतलब निकाला गया है? तो NFHS राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्लियर। तो इसी के उस पर ये बताया गया है।
तो ये जो पूर्ण टीकाकरण की बात किया है भी ना, इसने कहा है कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज में ये टॉप पर है। पूर्ण टीकाकरण कवरेज में, पूर्ण टीकाकरण में क्या है, 12 बीमारी जो हैं उनके खिलाफ ये निवारक खुराक क्या है, शामिल है। और वो कौन से 12 बीमारियां हैं, जैसे तपेदिक है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, पीलिया, टिटनेस, काली खांसी, दिमागी बुखार, HIV, खसरा, निमोनिया, दस्त, रुबेला, जापानी बुखार और अन्य जो है इसमें शामिल हैं। तो ये पूर्ण कवरेज मतलब इन सभी के उसमें ये किया गया है। तो चलिए ये तो बता दिया मैंने। तो जो मिशन इंद्रधनुष है, तो मिशन इंद्रधनुष पूछ ले क्या है, तो ये क्या है, एक स्वास्थ्य सेवा पहल है जो क्या हुआ था 25 दिसंबर 2014 को इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और ये जो योजना है भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और ये क्या करती है 2022 तक का जो लक्ष्य है उसको बनाए रखने का ये क्या करती है, प्रयास करती है। चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर अब ये स्टार्ट किया गया 25 दिसंबर 2014 को। फिर क्या होता है 2017 में एक आता है सघन मिशन इंद्रधनुष। सघन मिशन इंद्रधनुष, सघन की इंग्लिश होती है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो इस मतलब क्या हुआ, क्यों इसको स्टार्ट किया गया, तो जो टीकाकरण कार्यक्रम था उसको और तेज करने के लिए, उसको और स्पीड में करने के लिए क्या किया गया था, नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2017 में IMI, जिसको IMI कहते हैं यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, तो इसी को 2017 में इसको लॉन्च किया गया। तो मतलब कि जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं पर मतलब हर बच्चे को के साथ साथ जो कार्यक्रम से टीकाकरण कार्यक्रम से जो छूटी हुई गर्भवती महिलाएं थी उन तक पहुंचने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो उसके बाद ये लगातार IMI जो है ये लगातार 4 आती है, यानी 2.0, 3.0, 4.0, तो ये करके ऐसे आती है कि जो छूटे होंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बीच में जब 3.0 कब स्टार्ट किया गया, जब कोविड-19, तो उसमें क्या हुआ था, कोविड-19 के कारण जब महामारी आई थी तो नियमित टीकाकरण से जो छूट गए बच्चे थे, गर्भवती महिलाएं थे, उनको कवर करने के लिए इंद्रधनुष 3.0 मतलब स्टार्ट की गई थी। उसके बाद इंद्रधनुष 4.0 जो कि IMI 4.0 स्टार्ट की गई, वो भी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो ये सब आपको क्लियर उम्मीद है कि अब हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी इससे हाल ही में जो राजस्थान में भी एक है ना कि चिरंजीवी योजना किसकी है, राजस्थान के स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसमें क्या किया गया है, इस बार इसकी जो बीमा थी वो बढ़ा करके बीमा राशि जो थी वो बढ़ा दी गई थी, 5 लाख से कितनी कर दी कि 10 लाख। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BBIN बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BBIN मोटर वाहन समझौते के संदर्भ में किस देश ने समझौते की पुष्टि नहीं की है, तो किसने नहीं की है, चलिए देख लेते हैं। पहले ये जानते हैं कि अभी ये तो बाद में ध्यान देते हैं कि किसने नहीं की है। पहले ये देखते हैं BBIN ये क्यों लिखा है। ये तो समझ में आ रहा मोटर वाहन समझौता, बट ये BBIN क्या है, तो BBIN का मतलब B से क्या हो जाएगा, भूटान, B से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, I से क्या हो जाएगा, इंडिया यानी कि हमारा प्यारा भारत, और N से क्या हो जाएगा, नेपाल। क्लियर। तो पहले ये ध्यान रखना है कि इस मोटर वाहन समझौते में कौन 4 देश शामिल हैं, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। तो इसी के तहत ये सारे समझौते किए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। तो इन्हीं के बीच क्या है, ये मोटर वाहन समझौता है। चलिए ठीक है, इतना आपको क्लियर। तो जो सार्क है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसी के द्वारा क्या होता है 2014 में कहाँ हुआ था, नेपाल में एक शिखर सम्मेलन हुआ। तो यहाँ पर इसमें क्या किया गया, एक कल्पना की गई कि हमें क्या करना है, BBIN कनेक्टिविटी परियोजना को क्या करना है, स्टार्ट करना है। लेकिन ये होता नहीं है, वो विफल हो जाता है। चलिए ठीक है, विफल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब विफल हो गया तो ऐसा थोड़े ना कि कोशिश नहीं की जाएगी, बिल्कुल कोशिश की जाएगी। फिर क्या होता है 15 जून 2015 को जो भूटान है इसकी जो कैपिटल है थिम्पू, वहाँ पर ये चारों देश इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर इस पर क्या किया जाता है, इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं कि चलो इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। क्लियर। तो अभी क्या हुआ है, फिर करंट में क्यों आया, तो फिर करंट में आया क्योंकि अभी क्या है, इस पर फाइनली क्या किया गया है, सहमति दे दी गई है, इसको स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर। चलिए अब ये इतना तो हो गया, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। तो ये जो समझौता है, ये जो समझौता है किसके लिए है, तो ये जो यात्री हैं व्यक्तिगत व माल ढुलाई वाहन के यातायात के नियमन के लिए है।
यातायात के नियमन के लिए, यानी कि जो सड़क यातायात है उसको क्या किया जाए, सुरक्षित यानी कि सेफ, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से क्या करना है, इसको अनुकूल बनाना है। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो शामिल देश होंगे, यानी ये जो चारों कंट्री हैं फिलहाल, तो ये एक्चुअली ये जो सार्क है, तो सार्क में 8 हैं, तो 8 देशों के द्वारा हो रहा था, लेकिन उसमें था पाकिस्तान भी। ठीक है, उसमें पाकिस्तान भी था, और भारत और पाकिस्तान एक साथ कैसे, ठीक है, तो इसीलिए वो विफल हो गया था, नहीं हुआ। तो इसके बाद ये आते हैं फाइनली 4, तो 4 यही मैं आगे आपको बता रही हूँ क्या है। तो ये जो समझौते का उद्देश्य मैंने क्या बताया कि अगर ये फाइनली ये क्लियर हो गया, वैसे हो गया, तो इसमें क्या होगा, जो शामिल देश हैं तो वो क्या करेंगे, ट्रक और जो अन्य कॉमर्शियल वाहन होंगे, व्हीकल होंगे, उनको क्या करेंगे, एक दूसरे यानी कि इन चारों देश जो हैं आपस में एक दूसरे के राजमार्ग पर, हाईवेज पर क्या करेंगे, चलने की इजाज़त देंगे। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। चलिए ठीक है, हो गया होगा क्लियर क्या हो, तो इसमें ये होगा। लेकिन क्या है, भूटान अब क्या कर रहा है, इसमें उसकी इच्छा नहीं है इसमें शामिल होने की। तो ये क्या किया, जो BBIN परियोजना को 2017 में क्या किया, भूटान कहा कि हम इसमें मतलब इसको हम इससे हम बाहर होना चाहते हैं, अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं, इसने कहा अस्थायी रूप से हम इससे बाहर रहना चाहते हैं। अब झटका लगा कि क्यों भाई, क्या बात है आखिर, तो फिर क्या, और इसके बाद जब ये मतलब इसने कर दिया, तो इसकी भी आपत्तियाँ थी। किस चीज़ को मतलब किस चीज़ पर इसने आपत्ति जताई, कि जो इसकी स्थिरता थी और मतलब इसकी जो पर्यावरण संबंधी चिंता को लेकर के, पर्यावरण संबंधी चिंता को लेकर 2020 में क्या होता है, भूटान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो उसकी बुनियादी ढांचे और जो कार्बन नकारात्मक देश बने रहने का जो भूटान की प्राथमिकता है उसको, उसी को लेकर के ये क्या कह रहा है कि हम MBA में शामिल नहीं हो सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो अस्थायी रूप से ये कह रहा है कि हम बाहर हैं। तो यही पूरी कहानी थी, इसीलिए ये पूरा चर्चा में था। तो इसीलिए भूटान की संसद ने क्या किया है, इस योजना का समर्थन ना करने का निर्णय लिया है। तो उम्मीद है अब आपको पूरा ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो कौन सा है, तो वो है हमारा भारत। क्लियर हो गया। ISSF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022, इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया, पहले ये देख लेते हैं। तो मिस्र के कहाँ पर, काहिरा में, मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया जाता 8 मार्च को। तो मतलब 8 मार्च तक इसका किया गया। तो इसमें टोटल भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं, 7। और इन 7 में जैसे कि टोक्यो ओलंपिक में भी भारत के द्वारा 7 जीता गया था, लेकिन वहाँ पर 1 गोल्ड था, बट यहाँ पर क्या हो गया है, 4 गोल्ड हैं। 4 गोल्ड भारत के द्वारा जीते गए हैं, और 2 सिल्वर है, और 4 और 2 और 1 क्या है, ब्रॉन्ज है, 1 ब्रॉन्ज है। तो टोटल 7 पदक जीत करके ये तालिका में क्या है, टॉप पर है। चलिए भारत टॉप पर है। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे जो है वो है नॉर्वे, और नॉर्वे जो है ये नॉर्वे है ये आपको, और तीसरे नंबर पर कौन है, फ्रांस है। तो सेकंड पे नॉर्वे, तीसरे पे फ्रांस। और पहला जो स्वर्ण पदक जीता है वो किसके द्वारा जीता गया, सौरभ चौधरी के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा, सौरभ चौधरी के द्वारा जीता गया। और किसमें, पुरुषों की जो 10 मीटर एयर पिस्टल थी उसी में इन्होंने जर्मनी के जो माइकल थे उन्हीं को हरा करके ये स्वर्ण पदक जीता है। तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, तो कातालिन नोवाक। इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर कटिंग यहाँ लगा दी है, ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है कि हंगरी की संसद ने क्या किया, किसको चुना है, कातालिन नोवाक को राष्ट्रपति चुना। ये हैं कातालिन नोवाक, और ये कौन है, ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं कहाँ की, हंगरी की। क्लियर है। तो ये बस इतना जानना, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है इन सब में। और ये भी अभी एक और है कि ये दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है, जिनका क्या नाम है, यूं सुक योल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले 1 मिनट गाइस, मैप की तरफ चलते हैं, लोकेशन भी जानना जरूरी है। ये है आपका, अभी मैंने दक्षिण कोरिया का नाम लिया, तो ये है आपका साउथ कोरिया, और ये है आपका नॉर्थ कोरिया।
साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और ये दोनों के बीच जो डिग्री अलग करी वो क्या है, 30 डिग्री, 30 नहीं, 38 डिग्री जो है इन दोनों के बीच, 38 डिग्री समानांतर रेखा जो है एक दूसरे को क्या करती है, अलग करती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे गाइस क्या है कि ये तो रशिया आपको दिख रहा होगा, ऊपर रशिया है, और ये चाइना है। तो रशिया और चाइना के बीच जो नदी है, जो सीमा बनाती है, उस नदी का क्या नाम है, आमूर नदी है। आमूर नदी क्या करती है, इन दोनों के बीच सीमा बनाती है। क्लियर। और ये जो चाइना है और ये जो नॉर्थ कोरिया है, तो इन दोनों के बीच जो नदी सीमा बनाती है उसका क्या नाम है, यालू नदी इन दोनों के बीच सीमा बनाती है। और जो चीन है और ये वियतनाम आपको दिख रहा होगा, चाइना और वियतनाम, तो चाइना और वियतनाम के बीच जो नदी सीमा बनाती है उसका क्या नाम है, वेलियन नदी सीमा बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। क्या क्वेश्चन कह रहा है, सरलाम काई, छिलाम और चेराव किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो आप सोच रहे होंगे नृत्य कहाँ से आ गया बीच में क्वेश्चन, तो इसलिए आ गया, उसका भी रीज़न बता दे रहे हैं कि अभी क्या हुआ है, जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे वो मिजोरम और सिक्किम के दौरे पर गए हैं, ठीक है, वहाँ गए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे नृत्य हुए, उनके स्वागत समारोह में हुए, तो इसलिए ये नृत्य है जो कि द हिंदू से मैंने लिया है, वहाँ पर एडिटोरियल में आया था। तो ये इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन नृत्य से संबंधित आ सकता है। तो मिजोरम के जो नृत्य हैं, सरलाम काई, छिलाम और चेराव, ये किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं, मिजोरम के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मिजोरम है, वहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है जोर मथंगा। क्लियर। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है डॉक्टर हरि बाबू, पूरा नाम नहीं लिखना, बोल दे रहे हैं, कुंभमपति, डॉक्टर हरि बाबू कुंभमपति। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और मिजोरम के बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे कि खल्लम है, चैलम है, चैलम, छैलम तो मैंने बता ही दिया, छैलम, और थंगलाम, जंगालम, चेराव, ये सब हैं। और अगर बात करें कि यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पर, मैप की तरफ फिर से जाना पड़ेगा। एक मिनट गाइज, ये आपको मैप में दिख रहा होगा। एक मिनट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मिजोरम, ये है मिजोरम आपको दिख रहा होगा। तो मिजोरम जो है, इसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो किसको टच कर रही है, म्यांमार और एक बांग्लादेश। ये मिजोरम है, इधर है आपका म्यांमार और इधर है बांग्लादेश। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिजोरम की इन दोनों से टच कर रही है। और अगर राज्य की सीमा देखें तो मिजोरम एक साइड है आपका त्रिपुरा, पश्चिम में इसके क्या है, त्रिपुरा, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम इलाका है तो त्रिपुरा है। और असम इसके ऊपर बैठा हुआ है, असम, तो ये कहाँ है, नॉर्थ में है। और मणिपुर इसके नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो मिजोरम जो है देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला क्या है, राज्य है। और मिजोरम का जो राजकीय पशु है उसका नाम है सीरो। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, धारीदार पूंछ वाला तीतर, या फिर उसको कह सकते हैं ह्यूम तीतर। ये आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे कुछ मतलब संरक्षित क्षेत्र रिजर्व हैं, जैसे दंपा टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछा हुआ है। और तवी वन्यजीव अभ्यारण्य। और मिजो समुदाय के 2 मुख्य त्यौहार हैं जिसका नाम है मिमकुट और चपचारकुट, तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है सारे। चलते हैं और कुछ जान लेते हैं। और कुछ जानने का क्या मतलब है, ये जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस शॉर्ट में बता देंगे कि क्या है। तो विधानसभा चुनाव जो हुआ है उसमें 5 राज्य में हुआ था। कौन कौन से 5 राज्य में चुनाव हुआ था, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ था। एक मिनट, मेरे पास कुछ होगा, एक मिनट, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने ये यहाँ दे दिया है।
तो यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो पंजाब में कौन थे, चरणजीत सिंह चन्नी, तो वो चुनाव हारे हैं। यहाँ पे पंजाब में कितनी सीटों के लिए, 117 सीट के लिए हुई थी, जो अभी वहाँ पर कौन सी पार्टी बहुमत से जीती है, आम आदमी पार्टी 92 सीट। और उत्तराखंड में पुष्कर धामी वो थे, क्या नाम था, सीएम। उत्तर प्रदेश में योगी नाथ 403, यूपी में 403 सीट के लिए, 403 सीट के लिए। और बीजेपी यहाँ पे मतलब 255 सीट क्या है पा करके दूसरी बार सीएम मतलब बरकरार है ये उनका। और गोवा में प्रमोद सावंत थे, और गोवा में देखा जाए 40 सीट, जिसमें बीजेपी ने क्या किया, यहाँ पे 20 सीट उसने अपना जीता है 20 सीट पर। लेकिन बहुमत कितने पर होना चाहिए, 21 सीट के लिए होना चाहिए, लेकिन अभी 20 है। और कांग्रेस 11 सीट यहाँ पर पाई है। और फिर क्या है, मणिपुर में 60 सीटें थी, बीजेपी यहाँ पे 32। तो बीजेपी कहाँ पे, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चारों पर अपना परचम लहराए हुए है। और जो पंजाब है, पंजाब में आम आदमी पार्टी। तो ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ मैंने दे दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और एक न्यूज़ और है, इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया में, और जिसका क्या नाम है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी यहाँ पर फटी है। तो ये आपको ध्यान रखना, ज्वालामुखी से भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक इक्वाडोर की एक ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। और कुछ बता दे रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में, माउंट सेंट हेलेस ज्वालामुखी अमेरिका का है। मोना लोआ और किलायू ये अमेरिका के हैं। और किलायू जो है वर्तमान में देखा जाए तो विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। तो ये आपको ध्यान रखना, ये अमेरिका का है। फ्यूजियामा कहाँ का है, जापान का है, जापान के होन्शु द्वीप पर ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया में है। और माउंट वेरिबस रॉस द्वीप, ये माउंट वेरिबस जो है ये अंटार्कटिका। और माउंट रेनियर अमेरिका में है। पैराकुटिन मैक्सिको में है। माउंट ताल फिलीपींस के ज्वालामुखी। तो ये सारे पूछते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी कल मैंने ग्वाटेमाला के बारे में एक बताया था, तो वो सब एक जगह लिखिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट का। क्या कह रहे हैं, भारत में सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाए, बोध गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। एक ये हो गया, और एक अभी मैंने संत रामानुजाचार्य की इक्वलिटी वाली बताई, तो वो भी ध्यान रखिएगा। नो स्मोकिंग डे हर साल कब मनाया जाता है, मार्च के दूसरे बुधवार को। और मार्च के किडनी वाला मैंने बताया कि मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, स्मोकिंग मार्च के दूसरे बुधवार को। तो ये दोनों एक साथ लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है, हरियाणा में। हाल ही में खबरों में रहा झरोखा शब्द किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव, कला संस्कृति। किस देश ने अपना सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है, ईरान। किस राज्य सरकार ने 8 मार्च 2022 को कौशल्या मातृत्व योजना, ऑलरेडी मैंने बता दिया था अभी रिविजन के टाइम, छत्तीसगढ़ जो कि 5000 कौशल मातृत्व योजना है। और पेंशनदान योजना हाल ही में 7 मार्च 2022 को शुरू की। किस मंत्रालय से, श्रम और रोजगार मंत्रालय। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मैंने बताया था कि कोई भी जाकर के वो अपना योगदान दे सकते हैं। 8 मार्च 2022 को ये देखिए, अभी मैंने बताया कि वोल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ, वह कहाँ है, ग्वाटेमाला। और हाल ही में किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया, टी राजा कुमार को बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च को किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की, त्रिपुरा में। तो ये सब है, आप लोग अपना देख लीजिएगा और पढ़ते रहिए। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने दे दिया शॉर्ट में कि देखिए यूपी में, ये पंजाब में आपको 92 सीट्स मिली हैं, और INC को 8, बीजेपी को 2 सीट मिली है। और यहाँ पे उत्तराखंड में बीजेपी को 47, बीजेपी को यहाँ पे मणिपुर में 32, बीजेपी हर जगह बीजेपी। बस यहाँ पे क्या है, ये आप जो है ये आगे है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सब मैंने दे दिया, आप लोग पढ़ते रहिए। और गाइस सेशन आपको पसंद आया ही होगा, समझ भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। और जितना भी बताते हैं सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।